पहले इंजीनियर आए, फिर आए ठेकेदार, ट्रैक्टर, जेसीबी और मज़दूरों के साथ। वाह। तोड़ दी गई खेत की मेड़ें, बना दिया गया सपाट मैदान। लगा जैसे कवच कुंडल विहीन खेत, कवच कुंडल विहीन घायल योद्धा सा खेत कराह रहा हो रणभूमि में। दरअसल दुनिया की सारी सड़कें खेतों का मकबरा है। क्या बात। दरअसल दुनिया की सारी सड़कें खेतों का मकबरा है। कि पलकों की सांकल खटका रही है, निंदिया रानी आ रही है। निंदिया के रथ में चंदा का घोड़ा पूरब से निकला पश्चिम को दौड़ा। तारों की चुनरी लहरा रही है, निंदिया रानी आ रही है। निंदिया ने खोली सपनों की झोली, कितने खिलौने कितनी ठिठोली। सपनों में परियां मुस्का रही हैं, निंदिया रानी आ रही है। और कविताओं ने मेरी बेरोजगारी के दिनों, जब मैंने आईएएस देना बंद कर दिया तो बड़ा साथ दिया। मैं दिल्ली दूरदर्शन के लिए एक पत्रिका प्रोग्राम आता था, तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट भी लिखता था, वो साहित्य का प्रोग्राम था, और कविताएं भी सुनाता था। आप सियासत में हैं। इन्होंने लिखा है कि आपके जो शब्द हैं, जो आपने लिखा है, आपकी जो रचनाएं हैं, वो सियासत को भी नहीं बख्शती। नदी अकेली थी मछलियों के बिना, पेड़ उदास थे पक्षियों के बिना। आग गुमसुम पड़ी थी और फूल तो मानो निर्जीव हो चुके थे। बस एक शब्द थे जिनके यहाँ कभी कभी आते रहते थे अर्थ, उधार लिए रिश्तेदारों की तरह। एक उदास दोपहर कोई बंजारा गुजरा उधर से, सन्नाटे ने सुनाई उसे सारी राम कहानी। साथियों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरे हाथों में एक किताब है। किताब का नाम है चांद पर बस्तियाँ, जिसको लिखा है ब्रजेश यादव जी ने। यह एक कविता का संग्रह है। ब्रजेश यादव जी के विषय में मैं आपको बताऊं उससे पहले उनकी लिखी इस रचना को मैं पढ़ना चाहता हूं। उसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि कवि जो है उसका हृदय कितना विशाल है, और जो लिखने की जो उनकी शैली है वो आम जनमानस पर कितना प्रभाव छोड़ेंगी या छोड़ रही हैं। कविता का शीर्षक है दुनिया का पहला प्रेम गीत। एक रात नदी ने कहा मछलियों से, हमें अकेला छोड़ दो। पेड़ों ने पक्षियों से तोड़ ली दोस्ती, फूल और खुशबू में हो गया झगड़ा। आग रूठ गई आँच से, शब्दों ने कहा अर्थ से, समेट लो अपना साजो सामान। सचमुच ऐसा ही हुआ और बहुत दिनों तक चलता रहा ऐसे ही। नदी अकेली थी मछलियों के बिना, पेड़ उदास थे पक्षियों के बिना। आग गुमसुम पड़ी थी और फूल तो मानो निर्जीव हो चुके थे। बस एक शब्द थे जिनके यहाँ कभी कभी आते रहते थे अर्थ, उधार लिए रिश्तेदारों की तरह। एक उदास दोपहर कोई बंजारा गुजरा उधर से, सन्नाटे ने सुनाई उसे सारी राम कहानी। बंजारे ने एक गहरी सांस ली और बांसुरी पर एक मीठी धुन छेड़ी, जिसे सब ने सुना। नदी से लेकर पेड़ों तक, मछलियों से लेकर पक्षियों तक। मुझे याद नहीं ठीक ठीक क्या था उस धुन का मतलब, पर इतना ज़रूर बता सकता हूँ एक बात जो सब ने सुनी। मुक्ति त्यागने में नहीं अपनाने में है। फिर सब ने साथ मिलकर गाया जो गीत, वह दुनिया का पहला प्रेम गीत था। ये कविता जो मैंने अभी पढ़ी वो इसी खिताब से है, चांद पर बस्तियाँ, जिसको लिखा है ब्रजेश यादव जी ने। हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते, बहुत बहुत। आपके बहुत सारे परिचय हैं। आप पत्रकारिता भी कर चुके हैं, पत्रकारिता के पेशे में रह चुके हैं, राजनीति में भी अच्छी खासी आपकी दखल है, और उसके बाद ये किताब जो हमारे हाथ में है, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, लेकिन उन सब के पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये चांद पर बस्तियाँ, जब मैंने इस किताब को हाथ में लिया और यहाँ आने से पहले सचमुच ब्रजेश जी मैं सोच रहा था कि एक व्यक्ति जो पत्रकार है, एक व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में दखल रखता है, वो किताब कैसे लिख सकता है, या किताब लिखेगा तो उसके मायने मतलब क्या होंगे। लेकिन मेरी पूरी धारणा बदल चुकी है इस किताब को हाथ में लेने के बाद। हालांकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, कुछ ही पन्ने पढ़े हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक युवा 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद की तरफ, जो अब वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ का रुख करता है, और साथ साथ
उसके एक और चीज जाती है डायरी। उस डायरी में लिखी होती थी कविताएं, जो कभी कभी ग्रेजुएशन करने के दौरान 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को दोस्तों के सामने खुलती थी, या कोई दोस्त चाहे अनचाहे में खोल करके पढ़ लेता था। दोस्तों के बीच आप एक कवि के रूप में मशहूर थे और लोग चाहते थे कि आप लिखें, लेकिन आपने लोगों की बात बहुत देर से सुनी। बहरहाल सुनी तो सही, आप अब वो डायरी जो है कविता के संग्रह के रूप में हमारे तक आ गई है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, हालांकि मैंने मोटा मोटा बता ही दिया है, परिचय दीजिए और फिर बताइए कि चांद की बस्तियां का ये जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ। मैं ब्रजेश यादव हूँ और आज़मगढ़ में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और उसका एक पदाधिकारी भी हूँ। लेकिन ये पहचान तो खैर बाद में बनी। शुरुआत में हम सब बहुत बचपन से ही मैं कविताएं लिखने लगा था और जब हम लोग इलाहाबाद पहुँचे, यहाँ से आमतौर पे बच्चे जो है ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद ही जाते थे हमारे दौर में जी। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो एक डायरी भी मेरे साथ थी जो कविताओं की थी। तो वहाँ पे दोस्तों से मुलाकात होती थी, तो बातचीत में वो बताते थे कि मैं कविताएं लिखता हूँ। तो ये हुआ कि अच्छा तुम भी लिखते हो। फिर ऐसे करते करते हम लोगों का एक बड़ा समूह बन गया और संभावना नाम से हम बैठ के करते थे। 10, 20 और 30 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट है उसके सामने एक लॉन था। अच्छा। तो वहाँ हम लोग बैठते थे और एक बड़ी अच्छी संख्या हो गई थी वहाँ पे। बैठक का नाम भी आप लोगों ने संभावना रखा। हमने संभावना रखा था और वहाँ हम लोग बैठते थे। एक हर बार जब हम 10 दिन बाद जाते थे तो 2-4 कविताएं ज़रूर लिख के ले जाते थे और बड़ी गर्मा गर्म बहस होती थी और एक दूसरे की कविताओं की प्रशंसा या आलोचना हम लोग बहुत मौके पे हो हाँ, जाया करता। बहुत बहुत बेबाकी के साथ करते जी, थे। तो वो एक लिखने का वहाँ से शौक, इलाहाबाद ने वो संस्कार दिया, एक शौक वहाँ से डेवलप हुआ जी। और थोड़ी गंभीरता से हम लोग उसको लेने लगे। तो फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचा तब तक वहाँ पे हमारे कई सारे तो दोस्त, संभावना वहाँ भी गई कि? संभावना वहाँ भी पहुँच चुकी थी। अच्छा। कुछ दोस्त पहुँच चुके थे, फिर हम लोग पहुँचे तो फिर वहाँ एक विस्तार शुरू हो गया और वहाँ जाने के बाद हम लोगों का दायरा काफ़ी बढ़ा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं था, कुछ मेरे और दोस्त थे जो जेएनयू में थे, कुछ दोस्त चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए थे। तो 4-5 विश्वविद्यालय के हम दोस्त, हम सब इकट्ठे होते थे। कविताओं की थोड़ी समझ भी बढ़ने लगी थी, बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलना जुलना भी हुआ, तो वो सब था। लेकिन चूँकि मूल ध्येय हम लोगों का था कि सिविल सर्विसेज देना था, सबके दिमाग में ये था, तो सब लोग अपनी नौकरियों के लिए वो बीच में प्रयासरत हो गए। प्रयासरत हो गए। तो ऐसे हमारा कारवां चला, फिर कविता पीछे छूटती चली गई और उसके बाद फिर किसी को नौकरी लगी, किसी को नहीं लगी, कोई अलग फील्ड में गया, कोई कहीं चला गया। मुझको बाद में पत्रकारिता में जाना पड़ा। तो पत्रकारिता से होते हुए तो कभी जैसे आप पत्रकारिता में चले गए तो मन में ख्याल आता था कि जो मेरा शौक है, क्योंकि इंसान भले ही कोई भी काम कर ले, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो ज़िंदगी में तमाम झंझावतें होती है उसको झेलने के लिए, है ना, तो तमाम वो काम करता है, लेकिन जो वो करना चाहता है वो अंदर अंदर ही हलचल पैदा करते रहती है। बिल्कुल, देखिए वो कविताओं से जुड़ाव तो हमेशा लगा रहा जी। और कविताओं ने मेरी बेरोजगारी के दिनों, जब मैंने आईएएस देना बंद कर दिया तो बड़ा साथ दिया। मैं दिल्ली दूरदर्शन के लिए एक पत्रिका प्रोग्राम आता था, तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट भी लिखता था, वो साहित्य का प्रोग्राम था और कविताएं भी सुनाता था और मैं उनसे आग्रह करता था, जो उसके प्रोड्यूसर थे, कि सर एक ऐसा कर दीजिए जिसमें सारे नए कवियों को आप बुला दीजिए। तो वो युवा कवियों का एक प्रोग्राम कर देते थे जिसमें हमारे सारे युवा दोस्तों को 1-1 हज़ार रुपये मिल जाता था। तो हम लोग का आने जाने का खर्चा और महीने भर का चल जाता था काम, कि बस का पास बन जाएगा और महीने भर हम घूम फिर के यहाँ वहाँ कर पाएंगे। तो कविताओं से हमेशा जुड़ाव बना रहा और लिखते भी रहे, लेकिन धीरे धीरे वो ज़िंदगी की आपाधापी में धीरे धीरे वो कविताएं रही। कुछ दोस्तों की कविता संग्रह प्रकाशित भी हुए हमारे उस बीच में और काफ़ी नाम भी हुआ उनका, लेकिन मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत संकोच करता था कविताएं भेजने में। एक दो लेकिन बार तमाम पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छपती रहती थी। मेरे एक दोस्त थे संजीव राय, जो शिक्षाविद हैं अभी और अभी झारखंड के राज्यपाल के ओएसडी भी थे, एजुकेशन पे काम करते हैं जी। तो संजीव भाई मुझको हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि पत्रिका में, वो भेजते रहते थे तो मेरी भी भिजवा देते थे मुझसे।
तो वो कुछ छपती रहती थी। राजेंद्र जी को हंस में भी भेजा था मैंने एक बार, और फिर उन्होंने कहा यार ब्रजेश, मैंने भेजा, मैं पढ़ाई कर रहा था, एमए में था, डीयू में, और मैंने उनको अपनी कविताएं भेजी। अगले ही दिन वो एक वो लिफाफा मेरे घर पे। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये लग रहा है तुरंत ही लौटा दिया इन्होंने, या पहुंचा ही नहीं वहाँ पे, कुछ ऐसा आपकी हो गया। कविता वापस आ गई, आपने ऐसा सोचा? हाँ, तो वो कविता तो ज़रूर वापस आई थी, मैंने पढ़ा उसको, लेकिन राजेंद्र जी की एक चिट्ठी थी उसमें, और उन्होंने कहा था, उसमें लिखा था कि ब्रजेश तुम्हारी भाषा बहुत ताजगी है और बहुत मौलिक लिखते हो तुम, तो इसको बनाए रखो, थोड़ा और पढ़ो। तो ये टिप्पणी के साथ उन्होंने मेरी कविताएं वापस कर दी थी, क्योंकि हंस में वैसे भी कविताओं के लिए जगह होती नहीं थी और बहुत प्रतिष्ठित लोग छपते थे, तो हम तो प्रतिष्ठित न तब थे न अब हैं कविताओं के लिहाज से। बीच में आपको रोक करके एक महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि बात आपकी कविताओं की हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़्यादातर समय जो है उसी पे केंद्रित रहे। आपके एक दोस्त ने कभी कहा कि, या आपने जिससे कहा, हो सकता है वो आकाशवाणी वाला ही वाकया हो, निकलते वक्त कहीं आप आकाशवाणी के केंद्र से आप बाहर आ रहे थे, आपने किसी से कहा कि मैं भी कविताएं लिखता हूं, तो उन्होंने कविताएं पढ़ी आपकी और शायद ये कहा कि ब्रजेश तुम्हारी कविताएं तो अच्छी हैं, लेकिन ये कविताएं कम, कहानी ज़्यादा लगती है। हाँ, क्योंकि महेश दर्पण जी ने ये बात कही थी। अच्छा। और बहुत बड़े आलोचक हैं वो। अच्छा। महेश दर्पण जी। तो मेरा भी उत्साह था, मैं दूरदर्शन पे जाता रहता था, पत्रिका प्रोग्राम करता था मैं, तो बड़े बड़े साहित्यकारों से भेंट होती, कमलेश्वर जी से वहीं मुलाकात हुई। अच्छा। सबसे भेंट होती, चित्रा मुदगल जी मुझको बहुत स्नेह देती थी जी। तो सब लोगों से। तो मैंने कहा सर मैं भी कविताएं लिखता हूँ, तो उन्होंने कहा यार कविताएं तो अच्छी हैं, लेकिन तुम कहानियाँ लिखो, क्योंकि कहानियाँ ही कसौटी हैं एक लेखक की, तो तुम कहानियाँ लिखो। लेकिन मैं आलसी आदमी, और मैंने सोचा यार कहानी, अब कविताएं तो लिख देता हूँ, थोड़ी देर में पूरी हो जाती, मुझको पता भी चल जाता है कि अच्छी हैं कि ख़राब हैं। अब कहानी मैं लिखूँ चाहे इतना, तो फिर कंपटीशन, अच्छा जब कंपटीशन नहीं होता थोड़ा मोरल आपका डाउन हो जाता है, फिर आपको लगता है यार ज़िंदगी में करेंगे क्या। तो उस दौर से मैं उस वक्त गुज़र रहा था, और फिर बाद में मैं पत्रकारिता में चला गया, अमर उजाला में जॉब लग गई मेरी, तो फिर मैं पत्रकार हो गया। और मेरे एक मित्र ने कहा, वो बड़े सीनियर हैं मेरे, और बड़े अच्छे कवि हैं, वो भी पत्रकार थे, तो उन्होंने कहा यार तुम जो ये अपना बायोडेटा ना ये देते हो अखबारों में, इसमें से कवि हटा दो, कि कविताएं लिखता हूँ, क्योंकि कवियों को कोई नौकरी नहीं देता। तो मैंने पता चला पत्रकारिता के कॉलम में कविता हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये कवियों वाली चीज़ हटा दो तुम। तो वाकई मैंने उसको हटा दिया था अपने बाद में एडिटर से, और वहाँ बड़ी एग्ज़ाम, मुश्किल पेश आई होगी। और बड़ी मुश्किल पेश आई वहाँ पे। मुझको राजेश रपड़िया जी थे उन दिनों अमर उजाला में, नोएडा में, तो उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया था कई सारे लड़कों का, और उन्होंने मुझे नौकरी दी। चलिए, महेश दर्पण जी ने वो बात क्यों कही थी कि ब्रजेश आपकी जो कविताएं हैं उसमें कहानियां ज़्यादा झलकती हैं, तो आप कहानियों पे काम करिए। दर्शकों, इन्होंने इसी किताब में मेरी बात में लिखा है, जो अपने विषय में लेखक या कवि जब अपनी किताब को प्रकाशित करवाता है या होती है तो उसमें लिखता है, तो जब आप इनके लिखे गए, मैं शुरुआत की चंद लाइनें पढ़ूंगा, उससे ही आपको यकीन हो जाएगा कि उन्होंने, महेश दर्पण जी ने क्यों कहा था आपको कहानियाँ लिखने के लिए। मेरी बात में ब्रजेश जी लिखते हैं, अदब की दुनिया में चुपके से घुस आया हूँ, देखता हूँ सूर और तुलसी आसन जमा कर बैठे हों, तो किसी पेड़ के नीचे बैठे जायसी पद्मावत बाँच रहे हों। मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं आप। और पद्मावत जो फिल्म, या जो पद्मावत एक, पद्मावत उनकी किताब बहुत मशहूर किताब रही है। आगे लिखते हैं कि फक्कड़ कबीर किसी को फटकारते हुए घाट की सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वहीं दूर बैठे रैदास अपनी ही धुन में जूते गांठते हुए कठौती में अवतरित गंगा मैया से बतिया रहे हैं। नज़र फेरता हूँ तो मीर और मिर्ज़ा गालिब के साथ फिराक नहीं, महादेवी पंत और महाप्राण निराला भी नज़र आते हैं। कहीं अज्ञे बैठे कुछ सोच रहे हैं, तो कहीं शमशेर, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह बतिया रहे हैं। उधर अपने आजमगढ़ के राहुल संकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कैफी आज़मी के साथ श्री राम वर्मा ही नहीं, साहित्य के न जाने कितने मूर्धन्य मुझे देखकर मुस्कुराए चले जा रहे हैं। इन्हीं उस्तादों के बीच संकोच से भरा खुद को खड़ा पाता हूँ। मेरे हाथ में मेरी कविताएं हैं, बचपन से अब तक सहेज कर रखी हुई कविताएं। जी। तो आप तो वाकई शानदार लिखते हैं, और जिस तरीके से अपने बारे में आपने लिखा है
मुझे लगता है कि महेश दर्पण जी ने आपको जो सलाह दिया था वो कोई गलत सलाह नहीं थी। नहीं, वो क्या था ना, जब पढ़ाई के दौरान जब एमए कर रहे थे तो भाषा मेरी मेरी बड़ी क्लिष्ट थी। हम्म। और जब मैं पहली बार राजेश रपड़िया जी के यहाँ गया दैनिक जागरण अमर उजाला में, जी। तो उन्होंने कहा था कि यार थोड़ा आसान लिखा करो। तो वो मुझको लगता है फीचर में वहाँ मुझको उन्होंने जगह दी, और जो फीचर में लिखता था उसका बड़ा असर पड़ा। मेरी भाषा बहुत मतलब आसान हो गई, ऐसी कि आम आदमी भी उसको पढ़ सके, और जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो भाषा में जो मेरी सुगढ़ता आई या प्रवाह आया, उसका बहुत देन मैं अमर उजाला के फीचर को भी देता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और अब मैं गद्य लिख भी रहा हूँ। गद्य लिख रहे हैं? जी हाँ, मैं एक आजमगढ़ पे किताब लिख रहा हूँ, और आजमगढ़ को इस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ। मैं कोई इतिहास के मर्मज्ञ की तरह से नहीं लिखूंगा, मैं उसको एक ऐसे लेखक की तरह से लिखूंगा जो कहानी की तरह से वो लोगों को समझ में आए, और इतने कोई भी बच्चा भी उसको पढ़े तो उसको आजमगढ़ के बारे में बेहतर एक बार में याद हो जाए। इस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ उसको। और दूसरा एक नावल भी लिखने की कोशिश है, 10,000 शब्दों तक उसको लिख चुका हूँ मैं। 1966 के बाद, जब शास्त्री जी के मरने के बाद जी। इंदिरा गांधी जब आती हैं परिदृश्य में, और किस तरह से वो सत्ता में आती हैं, और उसके बाद भारत की राजनीति किस तरह से बदलती है, भारत का समाज कैसे बदलता है, और भारत की समाज में जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से कैसे बदलती हैं, उसको ठीक से अध्ययन करके मैं लिखना चाहता हूं। और मुझे आप पढ़ेंगे उसकी चंद कुछ पन्ने, तो आपको लगेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी कोशिश। यानी मैं पूरी तौर पे कह सकता हूँ कि उपन्यास के जरिए आजमगढ़ से आप राष्ट्रीय पटल पे दस्तक देने वाले नहीं, हैं। मैं कहीं पे नहीं, मैं आजमगढ़ के लोग ही मुझको पहचान लें, यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन यह है कि नहीं, विषय जो आपने चुना हाँ, है। विषय तो वो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि उस विषय पे कोई उपन्यास लिखा गया होगा अभी तक। तो मेरी कोशिश वो है कि मैं वो काम करूं कि एक आज़म मतलब ये पूरा आजकल ना दरअसल बच्चे शायद वो पूरा इतिहास उस तरह से नहीं पढ़ना चाहते। तो अगर उपन्यास के माध्यम से मैं वो इतिहास भी उनको पढ़ा लूँगा, और वो सारी चीज़ें उस समय का माहौल क्या था, शादियाँ रोचक ढंग कैसे से होती सारी थी। चीज़ों। इवन मैं चूँकि पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ, तो मैं खुद बहुत आश्चर्य करता हूँ कि उस समय चुनाव प्रचार कैसे होता था। ठीक है ना, अभी तो इतना बहुत मुश्किल, बहुत पैसा पैसा लगता है। उस समय कैसे चुनाव प्रचार होता था, लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते थे, किस चीज़ से लोग प्रभावित होते थे, नेताओं को किस नज़रिए से देखा जाता था, ये सारी चीज़ें उस दौर की और इस दौर का एक पूरा अंतर आपको उस उपन्यास में नज़र आएगा। विजय जी, आपकी एक और कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक युवा जो जिसकी किताबों के साथ साथ कविताएं भी साथ साथ जाती हैं, वो इलाहाबाद में जाते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप, फिर उसके बाद पत्रकारिता का चुनाव करते हैं, बाय प्रोफेशन आप पत्रकार के तौर पे ज्वाइन करते हैं अमर उजाला, फिर उसके बाद आप राजनीति में आते हैं, और जो आपका बचपन का शौक़ है वो किताबों के ज़रिए, किताबों की शक्ल में हम सबके हाथ में होता है, चाँद पर बस्तियाँ। तो इन सब की जो एक पूरी यात्रा है, पॉलिटिशियन के तौर पे अगर मैं कहूँ, जर्नलिस्ट के तौर पे कहूँ, और एक राइटर के तौर पे, एक लेखक कवि के तौर पे, तो किस में संतुष्ट अपने आप को ज़्यादा पाते हैं? ये देखिए ना, ये तो एक यात्रा है, और मनुष्य तो प्रवृत्ति से ही यायावर है, कहीं एक जगह बंध के रह नहीं सकता। तो मैं तो यायावरी कर रहा हूँ, मैं तो घूम रहा हूँ, और जहाँ गया मैंने पूरी शिद्दत से काम किया मैंने, खूब मज़े उसके लिए ज़िंदगी के। जब मैं खेलता रहा तो मैं खूब मन लगा के खेलता रहा, दिन भर खेला मैंने। जब पढ़ाई की तो आप किसी मेरे दोस्तों से पूछें, खूब पढ़ा मैंने। जब मैं राजनीति का पत्रकारिता का दायित्व मिला, तो मैं 2-2 शिफ्टों में काम करता था, क्योंकि मुझे सब कुछ सीख लेना था, बहुत जल्दी करना था, तो मैं 2-2 शिफ्टों में काम करता था। और जब मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई काम सौंप के आप इस मुतमईन हो सकते हैं कि मैं वो कर ही डालूँगा, क्योंकि वो मेरा पैशन है। तो ये यायावरी है, मैं पूरी इसमें बहुत खुश हूँ, और आगे क्या करूँगा, कोई ज़रूरी थोड़े कि मैं आगे भी राजनीति करता रहूँ। चलिए, आपकी कविता मैं पढ़ता हूँ, और इसमें शब्द कितने सुघड़ और सुंदर होते हैं, जिसको आपने रचा बसा ये संसार, चाँद पर बस्तियों वाला। कविता का शीर्षक है निंदिया रानी आ रही है, पलकों की सांकल। ये सांकल शब्द मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना? वो गांव में क्या बोलते थे उसको? हाँ,
जंजीर जो लगी होती थी, सांकल लगी होती थी, जो बंद कर देते थे हम लोग दरवाजे। दरवाजे बंद तो ये पलक जो है ना, जो बंद होती नींद आती है तो उसकी सांकल आप लिखते हैं कि पलकों की सांकल खटका रही है, निंदिया रानी आ रही है। निंदिया के रथ में चंदा का घोड़ा पूरब से निकला पश्चिम को दौड़ा। तारों की चुनरी लहरा रही है, निंदिया रानी आ रही है। निंदिया ने खोली सपनों की झोली, कितने खिलौने कितनी ठिठोली। सपनों में परियां मुस्का रही हैं, निंदिया रानी आ रही है। शोर निकल जा दरवाजे से, थोड़ा ठहर तो रात निगोड़ी। मम्मी लोरी गा रही है, निंदिया रानी आ रही है। बहुत ही शानदार कविताएं हैं आपकी। और मुझे लगता है कि ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए, और क्योंकि पढ़ेंगे तो इसमें ढेर सारी कविताओं का संग्रह है, अलग अलग मायने हैं, अलग अलग विषयों को आपने छुआ है। और जो जिन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी है, एक ज़बरदस्त बढ़िया और शानदार साहित्यकार हैं, और उनका नाम मैं पहले लेना चाहूँगा। डॉक्टर दीप नारायण मिश्रा जी ने इस किताब की भूमिका को लिखा है, और मैं चंद लाइनें पढ़ करके बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने शब्दों में किस तरह से व्याख्यान किया है। जरूर जरूर। अदब की दुनिया में चुपके से घुस आए ब्रजेश की कविताएं, मानी के तौर पर चुप्पी नहीं ओढ़ती, जो कहना है कहती हैं, पूरे दम से कहती हैं, हाँ कम खर्च में कहती हैं। शब्दों का बेजा प्रयोग कभी के कभी कर्म को रास नहीं आता। उनकी सर्जन में पर्याप्त अनुशासन है, लेकिन इससे उनकी बेबाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संवेदनशीलता और सहृदयता से परिपूर्ण उनका सृजन अपने समय में घट रही घटनाओं दुर्घटनाओं पर अदबी प्रतिक्रिया की मुनादी करता दस्तावेज है। इसके लपेटे में आने से ना सियासत बची है, ना स्वयं साहित्य। समाज और उसके स्वघोषित कर्ता धर्ताओं के क्रियाक्रम का वास्तविक अक्स उनके अदबी आईने में साफ नजर आता है। हालांकि उन्होंने लंबा लिखा है, लेकिन मैंने जो शुरुआती है बस उसे ही पढ़ा है। आप सियासत में हैं, इन्होंने लिखा है कि आपके जो शब्द हैं, जो आपने लिखा है, आपकी जो रचनाएं हैं, वो सियासत को भी नहीं बख्श दी। देखिए, मेरे लिए ना साहित्य अलग सी चीज़ है, और मैं एजेंडे पे साहित्य नहीं रचता। मेरे एजेंडे पे मानवता है, मनुष्य है, ठीक है। तो जो मनुष्य को बेहतर है वो मैं लिखता हूँ, और मेरा कोई राजनीति प्रभावित होगी क्योंकि उन्होंने सबको समावेशित किया है कि ये सभी पे प्रभाव छोड़ती हैं और बेबाकी से राजनीति को भी अपने लपेटे में लेती हैं। अगर राजनीतिज्ञ, ठीक है ना, वो अपना कर्म सही से नहीं कर रहा है, तो उसको दिशा दिखाने का काम तो साहित्यकार को करना ही है ना। तो मैं तो शुरुआती साहित्यकार अपने समय का दर्पण भी होता है। बिल्कुल, मैं तो साहित्यकार हूँ। मैं तो शुरू से, मैं राजनीतिज्ञ तो बाद में बना, राजनीति में तो मैं बाद में आया। अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ, तो मुझको, अगर आप गलत कहते हैं या कोई गलत कहता है, तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो अगर मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि राजनीति के लोग क्या कहेंगे, या मैं खुद राजनीति से हूँ, ऐसा नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत कह सकते हैं, और अगर इतना हक मैं आपको देता हूँ तो मैं भी ये हक रखता हूँ कि जो गलत है उसको गलत कहूँ। मेरा इसी सवाल को थोड़ा सा मैं और विस्तार देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें उन्होंने नहीं लिखा है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष की राजनीति को या सियासत को उन्होंने अपनी घेरे में लिया है। ये सबको लिया है आपने। जी जी जी। तो कहीं सत्ता पक्ष प्रभावित हो, उससे बाद में कोई समस्या या दिक्कत? नहीं 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 नहीं, ये मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूँ वो पार्टी ऐसी नहीं है। आखिर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जो सोच थी, ठीक है ना, उनका ये मानना था कि जो हमारा हाशिए के लोग हैं, जो दायरे के लोग हैं, जो अंत्योदय की बात उन्होंने कही थी, तो अंतिम व्यक्ति के उदय की बात तो साहित्य भी करता है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। तो इसलिए वो वहाँ से मैं किसी घेरे में नहीं आने वाला। बाकी ये है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और हर पार्टियों में हर तरह के लोग हैं। तो अगर वो कहीं गलत है तो हमारे मैंने इसलिए बात कही क्योंकि आपकी प्रोफाइल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि मैं ना तो कोई हाइड एंड सीक का यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मैं सारी चीज़ें चाहता हूँ कि हमारे दर्शक, अगर ब्रजेश यादव को एक कवि के तौर पे हम जानने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, बताने के लिए कर रहे हैं कि आप एक कवि हैं, आपने एक किताब लिखी है, तो आपका जो पिछला या जो वर्तमान है वो राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, आप पत्रकार रह चुके हैं, उन सभी विषयों पर भी बात हो ताकि कोई अंतर्भेद ना हो, है ना, दर्शकों को सारी चीज़ें पता रहें। और मैंने इसलिए भी ये सवाल लिया कि हितों का टकराव, ये सारी चीज़ें, वैसे साहित्यकार या कवि जो कोई भी होता है, वो
अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की पीड़ा को रखता है और उस समाज की वेदना जिससे भी जुड़ी होती है, वो पीड़ाएं जिससे भी जुड़ी होती, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, लेकिन आपने उसको क्लियर कर दिया। अब मैं एक किताब आपको आपके हाथों में दे रहा हूँ और मैं, हालांकि ये पूछना तो ज़्यादती होगा, आपकी कौन सी रचना आपको बेहद पसंद है, क्योंकि सारी ही आपने लिखी हैं तो आपके दिल के बेहद करीब होगी। तो कौन सी ऐसी इसमें ऐसी चीज़ है जो बहुत अपीलिंग है, जो प्रभाव छोड़ती है या लोगों को मैसेज देती है? दो कविताएं बहुत ही मुझको अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं उनमें से एक सुनाऊंगा। जी। और दरअसल क्या है ना, जब मैं यहाँ आया गांव पे और मैं अपने, मेरा गांव मऊ में है, तो मैं वहाँ जाता था। तो कुछ साल मैंने खेती भी करवाई। बाबूजी बीमार थे तो मैं जो गांव पे जाता था खेत वगैरह देखने, तो मैं वहाँ रहता, दूर तक मीलों खेत दिखाई देते थे। ठीक है। और बाद में हुआ कि वहाँ से एक सड़क बननी शुरू हुई, 4 लेन, जो कि बनारस को जोड़ती हुई कुशीनगर जाती है। तो उसका एक बाईपास हमारे खेतों से ही होके गुजरा। जी। तो जो दूर तक दिखने वाले खेत थे ना, वो अचानक 100 मीटर के बाद वो दूरी ख़त्म हो गई, वो दृश्य ही ख़त्म हो गया। और सड़क के बनने एक के रेखा बाद, खिंच गई लंबी। बिल्कुल, और सड़क के बनने के बाद उस उसका मुआवजा मिला और जो गाँव में परिवर्तन हुआ वो अद्भुत था। मतलब कि घर बर्बाद भी हुए, घर बने भी, गांव शहर हो गया, पैसा आया भी और पैसा ख़त्म भी खत्म हो भी हो गया। गया। ठीक है। जो लोग मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से जीते थे, उन लोगों ने बेचारों 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के गेट लगवाए अपने घरों पे, और रोज़गार का कोई साधन नहीं किया, वो पैसा ख़त्म भी हो गया। जो मुआवजा मिला वो खत्म हो वो गया, ख़त्म भी फालतू हो के गया। कामों। 100-100, 150-150 मज़दूर निकलते थे गाँव से। तो वो जो परिवर्तन मैंने देखा वो, और खेत ख़त्म हो गए। खेत मतलब हमारे, आपने गोदान पढ़ी है ना? जी। गोदान में वो जो उसका पात्र है, वो क्या कहता है, वो खेत नहीं देना चाहता अपना, वो अपने बेटे को, उसका गोबर जाके मजदूर बन जाता है। ठीक है। वो उसको बहुत कष्ट देता है। वो खेतों से जुड़ा हुआ आदमी है और हम खेतों से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब वो खेत कोई सड़क में बदलता है, तो उस पे एक कविता मैंने लिखी थी जी। और उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी। सड़क नाम से मैंने वो कविता लिखी थी। जी। ये ज़रूर मुझे बहुत पसंद है। खेत और सड़क जी। एक नंबर। पहले इंजीनियर आए, फिर आए ठेकेदार, ट्रैक्टर, जेसीबी और मज़दूरों के साथ। वाह। तोड़ दी गई खेत की मेड़ें, बना दिया गया सपाट मैदान, लगा जैसे कवच कुंडल विहीन खेत, कवच कुंडल विहीन घायल योद्धा सा खेत कराह रहा हो रणभूमि में। दरअसल दुनिया की सारी सड़कें खेतों का मकबरा है। क्या बात। दरअसल दुनिया की सारी सड़कें खेतों का मकबरा हैं, जिसमें सोए पड़े हैं अनगिनत खेत। जब तुम भरते हो फर्राटा काली लंबी सड़कों पर, तो चीत्कार करती हैं तारकोल और बजरी के नीचे दबे खेतों की आत्माएं। क्या बात, क्या बात। जब तुम भरते हो फर्राटा काली लंबी सड़कों पर, तो चीत्कार करती हैं तारकोल और बजरी के नीचे दबे खेतों की आत्माएं। एक दिन जब दुनिया के सारे खेत तब्दील हो जाएंगे सड़कों में, एक दिन जब दुनिया के सारे खेत तब्दील हो जाएंगे सड़कों में, मकबरों से शुरू होकर मकबरों पर ही ख़त्म होगी हमारी हर यात्रा। क्या बात, क्या बात। ये एक एक सड़क वेदना से- है, एक कष्ट है ना, जी, जो खेत हमारी सड़कों में या विकास के नाम पर जो भी चीज़ें होती हैं, जी, जी। और ये इस पर प्रहार करती हुई यह किताब है। अंत में मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा। कविताओं को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, चीज़ों को कुछ बता दिया है, बाकी जो भी चाहेंगे, जी, ये किताब कैसे मिलेगी लोगों को? ये किताब आजमगढ़ में, तो ये तो प्रकाशक के यहाँ से मिल सकती है। आजमगढ़ में सस्ता साहित्य भंडार है। अच्छा। बहुत प्रतिष्ठित यहाँ की दुकान है। अच्छा। और बचपन से मैं भी वहाँ से किताबें खरीदता रहा हूँ, और निराला जी को और तमाम बड़े लोगों को पढ़ा है मैंने वहाँ से खरीद के। तो वहाँ पे किताब उपलब्ध है। ऑनलाइन स्टोर पे भी कुछ? ऑनलाइन पे नहीं है। उनसे संपर्क करना पड़ेगा, मेरे प्रकाशक से। उनका फ़ोन नंबर मैं इस किताब में लिखा हुआ है, तो उससे आप। चलिए, फ़ोन नंबर हम आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, और अगर कोई डायरेक्ट भी किताब को मंगाना चाहे तो वहाँ से मंगा सकता है, वरना अगर आजमगढ़ या आसपास के क्षेत्र से कोई व्यक्ति ये किताब चाहता है तो सस्ता साहित्य भंडार सिविल लाइन्स, सिविल लाइन्स आजमगढ़ में वो दुकान है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
और मेरा सवाल ये था अंत में, जो मैंने कहा आपसे एक मेरा सवाल रहेगा कि आपने बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारे साहित्यकारों को आपने पढ़ा होगा, पहले के समय के भी, जिनकी इतनी प्रासंगिक रचनाएं हैं कि आज भी उन्होंने जो 100 साल पहले लिखा वो आज भी मतलब जाहिर तौर पर इतनी प्रासंगिक हैं कि आज भी वो घटित हो रही सारी चीज़ें, और उसके मायने मतलब भी वही हैं जो 100 साल पहले थे। जी जी। तो कौन से ऐसे थे जिनको पढ़ करके आपके मन में ऐसा रच बस गया कि मुझे भी साहित्य के मैदान में उतरना है, और वर्तमान समय के कौन से ऐसे लेखक कवि हैं जो आपको लगता है कि वो बेहतर कर रहे हैं? मुझे शुरुआत में तो सब, जैसे बड़ा नाम था, हम पढ़ते थे, निराला जी को पढ़ते थे और जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ते थे, तो उससे साहित्य की रुचि। मेरे घर में मेरी दीदी भी पोस्ट ग्रेजुएशन था उनका हिंदी में, तो मैं छोटा था तो उनकी सारी किताबें जो भी आती थी वो पढ़ जाता था मैं। गोदान वगैरह में बहुत बचपन में ही पढ़ गया था, तो वो सब पढ़ते हुए मुझे लगा। और फिर आगे आगे कबीर मुझको बहुत पसंद आया, कबीर। और तुलसी को भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जिस तरह कबीर से की बेबाकी और फक्कड़ी वाकई बेमिसाल है। एकदम बेमिसाल है। और कबीर को पढ़े बिना आप साहित्य को क्या आप पढ़ेंगे। और क्योंकि कबीर को पढ़ के आप, कबीर जैसा इंसान अगर आप थोड़ा सा भी बन पाएँ तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। तो कबीर थे। और तमाम ऐसे राजेश जोशी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। मुझको बहुत पसंद है, और जिस संजीदगी के साथ वो लिखते हैं वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। उदय प्रकाश जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राधेश्याम तिवारी जी हैं जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उनकी कविताएं भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। संजीव राय हैं जो हमारे मित्र थे और हैं, और बचपन से हम लोग साथ रहे। वो, मैं हमेशा कहता था कि संजीव भाई आप मुझसे बेहतर लिखते हैं, तो उनकी भी कविताएं मुझे बहुत पसंद आती हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, अभी बहुत नाम याद नहीं आ रहे हैं, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कवि हर कविता बहुत अच्छी लिखता हो। कुछ कवि तो ऐसे हैं जिनको आप नाम भी नहीं जानते, लेकिन वो, उनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं। मुझे कविता पसंद है, लेखक तो, कवि तो खैर अच्छे होते ही हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इन्होंने जो लास्ट में आखिर में लाइन कही कि मुझे कविताएं पसंद है, बाकी लेखक और कवि जो हैं वो बेहतरीन तो होते ही हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, क्योंकि कब किसकी रचनाएं क्या तूफान ला दें, क्या जागृति ला दें लोगों के मन में। हमारे आजमगढ़ में सोनी पांडे बहुत अच्छा लिख रही हैं जी सरोज यादव बहुत अच्छा लिख रही हैं जी। इन लोगों का नाम भी सुना है मैंने, कुछ पढ़ा भी है और फेसबुक के माध्यम से भी कुछ पढ़ा है। हमारे कुछ एक मित्र थे बोधिसत्व, बोधिसत्व हम लोग के सीनियर थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। उनकी कविताएं भी मुझे बहुत पसंद थी। बद्री सर जब हम लोग इलाहाबाद पहुंचे थे तो उनकी प्रेम पत्र कविता भी बहुत फेमस हुई थी, उनकी भी कविताएं मुझे अच्छी लगती थी। तो लालटू अच्छे लगते थे जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में थे। तो ये नाम तो सबका मतलब किसका न लूँ, सब अच्छे हैं। और नाम लेना मुझे लगता है कि जाती होगा, जाती क्योंकि जो होता है। छूट जाएंगे बिल्कुल, वो यही बिल्कुल, सोचेंगे बिल्कुल, कि हमारा नाम नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं, जी, जी, सारे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे लोग अच्छे हैं, लिख रहे हैं। बिल्कुल। और कविता के लिए, साहित्य के लिए ये ज़रूरी है कि लेखक सामने आए, आप जैसे लोग सामने आए और लिखते रहें। तो दोस्तों, आज हमने बातचीत किया चांद पर बस्तियाँ किताब के लेखक ब्रिजेश यादव जी से। आपको हमारी और इनकी बातचीत कैसे लगी, और इस कविता संग्रह के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो भी इच्छुक हों, जो साहित्य के प्रेमी हैं, हम सभी निवेदन करेंगे कि आप ये किताब एक बार ज़रूर पढ़ें। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत